हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रतिगिरी कॉमर्स अकेडमी पे। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑलरेडी हमने जो है प्रोस्पेक्टस वाली जो चीज है वो स्टार्ट नहीं की थी। आज हम स्टार्ट करने वाले और मैं आपको बता देना चाहता हूं आपकी रिवीजन की जो सीरीज है वो चालू हो चुकी है। आज शाम को 9:30 बजे आपकी जो जर्नल एंट्री यानी बुक कीपिंग का आपका जो पहला लेक्चर रिवीजन का वो क्या आने वाला है। तो फटाफट से जाके चेकआउट करो। चैनल पर देखोगे तो प्रीमियर भी आपके लिए लगा होगा, शेड्यूल दिखा होगा आपको। ठीक है, अब चलो एक एक करके बात करते हैं। अब प्रोस्पेक्टस होता क्या एक्चुअली, देखो सीधी सीधी बात करता हूं। आप 11th में आ चुके हो तो आपने ये प्रोसीजर किया होगा। ठीक है, आप कोई भी XYZ कॉलेज में, जूनियर कॉलेज में या फिर स्कूल में आप जब एडमिशन लेने जाते हो तो आपको एक चीज मिलता है, बुकलेट जैसा मिलता है, जहां पे आपके स्कूल के बारे में लिखा रहता है, प्रिंसिपल के बारे में लिखता है, जो कंपनी जो स्कूल के डायरेक्टर होते हैं, ट्रस्ट होते, रिजल्ट्स होते, एल्यूमिनाई होते हैं कॉलेजेस के, उन सभी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दे, प्लस क्लासरूम्स के फोटोज आपको दिए जाते हैं, प्लस स्कूल की क्या क्या अचीवमेंट उसके बारे में दिए जाते हैं। और एक आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म होता है जिसे आपको फिल करके आपको एडमिशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। समझ में आ गया। अब उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। सेम चीज अब जब कभी भी एक पब्लिक कंपनी को क्या करना रहता है, जो कैपिटल कलेक्ट करना रहता है, यानी पैसा अपने बिजनेस के लिए इकट्ठा करना रहता है, कैसे, आपके शेयर्स को इश्यू करके, तो उस टाइम पे उस कंपनी को क्या इश्यू करना पड़ता है, एक डॉक्यूमेंट इश्यू करना पड़ता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। तो आप बेसिकली प्रोस्पेक्टस को कुछ इस तरह से भी ध्यान रख सकते हो कि प्रोस्पेक्टस क्या है, एक इन्विटेशन है जनरल पब्लिक को कि वो आए और कंपनी की जो सिक्योरिटीज है वो क्या करे, खरीदे। अब आप बोलेंगे सर सिक्योरिटीज में क्या क्या आता है, सिक्योरिटीज में आपका शेयर्स आता है, आपका डिबेंचर्स आ गया, आपकी इक्विटी, प्रेफरेंस, पब्लिक डिपॉजिट, ये सारी चीजें कि आपकी सिक्योरिटीज में क्या इंक्लूड होती है। ठीक है, प्रोस्पेक्टस क्या है, प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट है जो क्या करता है, इंफॉर्मेशन आपके क्या करता है, आपके होल्ड करता है, किसकी, कंपनी के अलग अलग एक्सपेक्ट्स की। जैसे कंपनी का डायरेक्टर क्या है, कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल क्या है, कितने शेयर्स उसने पहले इशू किए थे, कितने शेयर्स अब भी इशू कर रहा है, और पहले शेयर्स कितना उसने इशू किया था, उसमें से इक्विटी कितना है, प्रेफरेंस क्या है, सारी जो इंफॉर्मेशन होती है वो सारी चीजें क्या आपके प्रोस्पेक्टस में क्या लिखी रहती है। क्लियर हो गया। और वो क्या करता है, उसी आपके प्रोस्पेक्टस से वो क्या करता है, आपकी जो कंपनीज जो आपके इन्वेस्टर्स होते हैं उनको क्या बुलाता है, भैया आओ 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 और मेरे कंपनी की सिक्योरिटी खरीदो खरीदो खरीदो, यानी शेयर्स खरीदो। क्लियर हो गया। अब यही पर आपको सेक्शन 270 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 क्या डिफाइन करता है, एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड और इशूड एज अ प्रोस्पेक्टस एंड इंक्लूड्स अ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। मतलब ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जो क्या कहता है, डिस्क्राइब करता है या फिर एक प्रोस्पेक्टस इशू करता है जिसमें एक रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस भी आता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें आपका शेल्फ प्रोस्पेक्टस भी आता है, या फिर नोटिस सर्कुलर आता है, एडवर्टाइजमेंट आता है, या फिर ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जो क्या करता है, जनरल पब्लिक यानी जो आम जनता है, कॉमन मैन, आम इंसान जो है, उसे क्या इनवाइट करता है, आ जाओ और हमारे जो शेयर्स क्या खरीद लो, आज जो शेयर्स हम तुम्हें दिला देंगे। तो उसे क्या बोला जाता है, उसे प्रोस्पेक्टस क्या बोला जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि प्रोस्पेक्टस में बीइंग आप कंपनी सेक्रेटरी, अगर आप प्रोस्पेक्टस बना रहे हैं या फिर प्रोस्पेक्टस बनने में हेल्प कर रहे हैं, तो एक चीज इतना ध्यान रखना कि हमेशा जो प्रोस्पेक्टस में इंफॉर्मेशन होगी वो करंट सिचुएशन को देख के ही लिखनी है। प्लस जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो किसी तरह से फॉल्स नहीं होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, सही होना चाहिए, कोई भी गलत होना नहीं चाहिए। और प्रोस्पेक्टस बेसिकली अगर यहां पे अगर मैं बात करूं तो 5 टाइप के आपके एवरेज प्रोस्पेक्टस है, शेल्फ प्रोस्पेक्टस है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है, लेटर ऑफ ऑफर और ऑफर लेटर प्रोस्पेक्टस है। ठीक है, आपके कुछ नहीं तो 5 प्रोस्पेक्टस यहां पे हमको क्या दिए गए। सबसे पहले एवरेज प्रोस्पेक्टस देखते हैं। अब एवरेज प्रोस्पेक्टस में अगर मैं बात करूं, कंपनी का जो पूरी इंफॉर्मेशन है वो दी रहेगी, लेकिन इतना डिटेल में नहीं दिया रहेगा, शॉर्ट में दिया रहेगा, कंपनी के डायरेक्टर ये है ये है ये है ये, पता है, बहुत शॉर्ट में क्या आपको कंपनी के इंफॉर्मेशन के बारे में क्या दिया रहेगा। प्लस उसके साथ एक एप्लीकेशन क्या रहेगा, अटैच रहेगा, जो कहीं ना कहीं आपको जो कंपनी शेयर्स इश्यू करी या फिर जो सिक्योरिटीज इश्यूज कर रही है उसको अप्लाई करने के लिए क्या आपको हेल्प करती है। क्लियर हो गया। एवरेज प्रोस्पेक्टस इशूड ओनली इन केस ऑफ पब्लिक ऑफर बाय कंपनी। अब इस तरह का जो प्रोस्पेक्टस होता है, ये जो एवरेज प्रोस्पेक्टस कब इशू किया जाता है, सिर्फ एक ही कंडीशन में प्रोस्पेक्टस क्या इशू किया जाएगा, जब ये जो कंपनी है क्या कर रही है, जनरल पब्लिक से क्या कर रही है, शेयर कैपिटल यानी पैसे इकट्ठा करने की सोच रही है, और जनरल पब्लिक को क्या कर रही है, शेयर इशू कर रही है, तो उस कंडीशन में ये आपका एवरेज प्रोस्पेक्टस क्या किया जाता है, इशू किया जाता है। फिर आता है शेल्फ प्रोस्पेक्टस। अब शेल्फ प्रोस्पेक्टस की यहां पे हम लोग क्लियर थोड़ी बात करेंगे। ठीक है, अब जो कंपनी होता है वो जो फंड्स किससे रेज कर सकता है, आपके जनरल पब्लिक से क्या इश्यू करके, अपनी जो कंपनी की सिक्योरिटीज है इश्यू करके। जब कभी भी कंपनी को ऐसा लगता है कि भैया अभी हमें और गरीबी चल रही है, तो उस टाइम पे क्या कर सकता है, वो पैसे क्या इकट्ठा कर सकता है। अब
हर एक जो इश्यू होता है, हर एक जब इश्यू होता है, जैसे फॉर एग्जांपल फॉर एवरी सच इश्यू, अब कंपनी को क्या करना पड़ता है, कंपनी को एक नया प्रोस्पेक्टस क्या बनाना पड़ता है। लेकिन एक कंडीशन ये है, जब कभी भी कंपनी क्या कर रही है एक साल के अंदर अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल आपके दो, आज इसने क्या किया, आपने शेयर इश्यू किए, ठीक है, 2 महीने बाद उसको लगा कि भैया मुझे और पैसे चाहिए, तो 2 महीने बाद वापस से शेयर इश्यू करे, अब 3 महीने बाद वापस से शेयर इश्यू करे, 2 3 कितना हो गया 5, और वापस 3 बाद कितना किया आपका 8, फिर 8 4 कितना हो गया आपका 11 हो, 8 4 2 10 11 12 हो गया, ठीक है। अब चलो 3 8 3 11, अब 11 मतलब एक साल के अंदर अंदर क्या कर रही है, बार बार क्या शेयर इश्यू कर रही है। तो यहां पे कंपनी क्या करती है, कंपनी को बार बार जो प्रोस्पेक्टस आपकी नया बनाने की जरूरत नहीं होती है, तो उस टाइम पे वो क्या यूज कर सकती है, कंपनी एक शेल्फ प्रोस्पेक्टस का इश्यू कर सकती है, जो आपके जितने भी इश्यूएंस, जितने भी बार आप शेयर एक साल के अंदर जितने भी बार आप शेयर इश्यू कर रहे हो, उतने बार आपको बार बार प्रोस्पेक्टस बना के और उसी के बाद सबमिट करने की जरूरत नहीं है। आपने सेल्फ प्रोस्पेक्टस बनाए तो वो आपके एक साल तक क्या चलता रहेगा। क्लियर हो गया, इतनी चीजें क्लियर है। अब वहीं पे हाँ, लेकिन एक कंडीशन ये कि उसको जो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम है वो आरओसी को क्या हर टाइम पे क्या करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा, जब जब वो क्या करेगा, शेयर जो इश्यू करेगा। क्लियर हो गया, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब मेरे ख्याल से अब उसमें कुछ डाउट नहीं होगा। अब आता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस अगर मैं बात करूं तो इसको सीधी सादी भाषा में इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस बोला जाता है या फिर अधूरा प्रोस्पेक्टस बोला जाता है। ठीक है, क्यों अधूरा बोला जाता है, क्योंकि इसमें एक क्लियर आइडिया हमें मिलता है कि कंपनी कितना शेयर इश्यू कर रहा है और एक पर्टिकुलर यानी पर शेयर की जो वैल्यू होगी वो कितनी वैल्यू होगी। क्यों, क्योंकि देखो ये कब किया जाता है, ये तब किया जाता है जब कंपनी को ऐसा जब ये फील होता है कि भैया हमारे शेयर के वैल्यू क्या होंगे, उसका आइडिया नहीं होता है, वो एस्टिमेट नहीं कर, अंदाजा नहीं लगा पाता है। एस्टिमेट मतलब अंदाजा होता है कि अंदाजा नहीं लगा पाता है कि मेरे एक पर्टिकुलर शेयर की प्राइस क्या होगी मार्केट में, कहीं मैं अपने शेयर की प्राइस ज्यादा ना रख दूं या फिर मैं अपने शेयर की प्राइस अंडर रेट नहीं कर दूं यानी कम नहीं रख दूं। तो इस डर की वजह से वो क्या, अब उस डर की वजह से वो क्या करता है, वो आपका बुक बिल्डिंग प्रोसेस यूज करता है। और ये ज्यादातर कब होता है, आईपीओ के टाइम पे। आईपीओ मतलब क्या होता है, जब कभी भी कोई पब्लिक कंपनी पहली बार क्या कर रही है, अपने शेयर्स इश्यू करती है, तो उसको हम लोग आईपीओ बोलते हैं, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर। वही दूसरी बार करेगी तो एफपीओ बात, तो दूसरी बार के बाद कितनी बार भी करेगी, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी बार, तो उसको एफपीओ बोला जाता है। ठीक है, तो ये यूजुअली कब इश्यू किया जाता है, आपके इस तरह का प्रोस्पेक्टस आईपीओ के टाइम पे क्या इश्यू किया जाता है। और वहां पे आपका जो ये होता है, क्या बोलते हैं, आपका जो कंपनी होता है वो क्या यूज करता है, बुक बिल्डिंग मेथड यूज करता है। अब बुक बिल्डिंग मेथड में क्या होता है कि कंपनी एक प्राइस कोट कर देगी, जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी को प्राइस का पता नहीं, लेकिन उसको ये लगता है कि मेरा जो एक शेयर का प्राइस होना चाहिए वो 30 रुपए से लेकर 40 रुपए के बीच में होना चाहिए। सही बात है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइस बैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, प्राइस बैंड बोलते हैं। ठीक है, एक जो सबसे कम होता है, यानी जैसे फॉर एग्जांपल अब यहां पे अगर मैं बात करूं, ये आपका 30 है, नीचे आजा जूम, हाँ ये आपका 30 to 40 मैंने बोला। ठीक है, ये वाला जो प्राइस होगा कम है तो इसको हम लोग फ्लोर प्राइस बोलते हैं, ये वाला सबसे ज्यादा है तो इसको हम लोग सीलिंग प्राइस बोलते हैं। सीलिंग क्या होती है, ऊपर होती है ना, तो इसको सीलिंग प्राइस बोला जाता है। क्लियर हो गया। अब जितने भी आपके इन्वेस्टर्स होंगे वो क्या करेंगे, बिड करेंगे इस अमाउंट के बीच में, और जितने लोग सबसे ज्यादा जिस अमाउंट पे क्या बिड किया जाएगा, यानी सबसे ज्यादा जिस अमाउंट पे बोला जाएगा उस अमाउंट पे फिर क्या किया जाता है, शेयर को इश्यू किया जाता है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बुक बिल्डिंग मेथड क्या बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है, उसमें कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं दैट आर एप्लीकेबल टू प्रोस्पेक्टस। और कंपनी मस्ट फाइल अ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस विद आरओसी। उसे क्या आरओसी के पास क्या करना पड़ता है, फाइल करना पड़ता है, और 3 डेज के प्रायोरिटी में क्या इसको हायर करना पड़ता है। लेटर ऑफ ऑफर, लेटर ऑफ ऑफर कब दिया जाता है, जब कंपनी क्या करती है, राइट इश्यू करती है। अब राइट इश्यू मतलब क्या होता है, थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी ने शेयर्स इश्यू किए थे, ठीक है, अब पहली बार इश्यू किया तो मैंने खरीद लिया, सब कुछ खरीद लिया। अब कंपनी दूसरी बार वापस से क्या कर रही है, शेयर इश्यू कर रही है। तो राइट इश्यू में क्या होता है, तो कंपनी जो होती है, जो एग्जिस्टिंग मतलब जिन्होंने पहले शेयर्स खरीदे थे, उनको मौका देती है कि भैया आप आओ और आप क्या करो, हमारे पास से क्या शेयर्स क्या खरीद लो। सबसे पहला मौका हम आपको दे रहे कि आप हमसे क्या शेयर खरीदो। अब यहां पे जो शेयर, अब जो शेयर्स होते हैं, ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी जो है शेयर 40 रुपए में बेच रही है, तो ठीक है, तो लेकिन जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है जिनको राइट इश्यू दे रहा है, उनको 40 रुपए से कम के रेट में क्या कंपनी शेयर्स का इश्यू करेगी। क्लियर हो गया। और वो डिपेंड करता है कितने राइट इश्यू ऑफर करिए, डिपेंडिंग अपॉन द शेयर विच आर दे होल्डिंग। मतलब पहले उन्होंने कितने शेयर्स खरीदे थे उसके ऊपर वो क्या कहते हैं, राइट इश्यू करते। क्लियर हो गया कि 4 शेयर पे 1 शेयर, 3 शेयर पे 1 शेयर, 4-5 शेयर पे 1 शेयर, तो वो डिसाइड करते हैं। और उसी को हम, और उसके लिए क्या कहता है, और वो
फिर जो कंपनी जो डॉक्यूमेंट इश्यू करती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटर ऑफ ऑफर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेटर ऑफ ऑफर। क्लियर हो गया, इतनी चीजें क्लियर है। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ऑफर लेटर में क्या होता है, ऑफर लेटर में कंपनी क्या करती है, एक जो ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं उनको क्या करती है, उनको सिलेक्ट करती है, ठीक है। अब ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, यार फोन बहुत आता है मेरे को यार, क्या करूं, कुछ इलाज है तो बता दो, ठीक है। अब ये जो ग्रुप आप जो पब्लिक कंपनी होती है वो क्या करती है, ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स को क्या करती है, सिलेक्ट करती है। फिर वो ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स को जब वो शेयर्स इशू करती है या फिर सिक्योरिटी क्या करती है, आपके इश्यूज करने के लिए सोचती है, तो वहां पे वो क्या करती है, ऑफर लेटर का इशू करता है। क्लियर हो गया। कंटेंट्स क्या होता है प्रोस्पेक्टस में, सबसे पहली चीज इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। कंपनी की सारी जो इंफॉर्मेशन होगी, सारी जो रिपोर्ट्स होंगे, वो सारी चीजें, जैसे कंपनी की इंफॉर्मेशन, कंपनी कहां पे लोकेटेड है, एड्रेस क्या है, कभी फाइल हुई थी, कभी इनकॉर्पोरेट हुई थी, ये सारी चीजें, कौन डायरेक्टर है, क्या है, लीड मर्चेंट बैंकर कौन है, रजिस्ट्रार टू द इश्यू, फिर नेम कौन से स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट है, ये सारी इंफॉर्मेशन क्या उसमें क्या रहती है, ठीक है। एक डिक्लेरेशन, फिर डिक्लेरेशन क्या रहेगा। अब डिक्लेरेशन की अगर मैं यहां पे बात करूं तो यहां पे डिक्लेरेशन क्या करती है, कंपनी डिक्लेयर करती है कि कंपनी ने क्या किया है, जितने भी रूल्स है कंपनीज एक्ट के तहत वो सभी को क्या किया है, फॉलो किया है, तो उसको किसी भी चीज की दिक्कत नहीं है। और साथ ही साथ कंपनीज एक्ट को फॉलो किया, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 को फॉलो किया, सेबी एक्ट को फॉलो किया है, और साथ ही साथ बाकी सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो सारी चीजों को क्या फॉलो किया है, ये क्या करती है, डिक्लेयर करती है। तीसरा क्या होता है, स्टेटमेंट होता है एक्सपर्ट्स का। एक्सपर्ट्स को कंपनी सेक्रेटरी, चार्टेड अकाउंटेंट, फिर वैल्यूअर, इंजीनियर, ये सारे लोग क्या जो मैटर्स में आपकी कंपनी से रिलेटेड होते हैं, वो क्या बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि जो प्रोस्पेक्टस है, प्रोस्पेक्टस बहुत सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। क्लियर हो गया, पक्का इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी। अब स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट क्या होती है रिलेशन टू प्रोस्पेक्टस। सबसे पहले कंपनी क्या करती है, जो प्रोस्पेक्टस आपकी ड्राफ्ट मतलब क्या होता है, रफ में बनाती है, वो किसके पास फाइल करती है, आपके सेबी के पास क्या फाइल करती है, ठीक है। अब कंपनी क्या करती है, उसको क्या जनरल पब्लिक और जो स्टॉक एक्सचेंज मतलब जिस स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स को क्या करने वाली, लिस्ट करने वाली है। जैसे स्टॉक एक्सचेंज, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, तो जिस भी स्टॉक एक्सचेंज में वो क्या अपने शेयर्स का लिस्ट करने वाली है, उनको क्या अपनी क्या कॉपी क्या भेजती है। फिर आप साइन बाय डायरेक्टर्स, मतलब जितने भी डायरेक्टर्स होंगे कंपनी के, वो सभी क्या करेंगे, आपके प्रोस्पेक्टस पे क्या साइन करते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस, अब जो कॉपी होती है प्रोस्पेक्टस की, वो क्या आरओसी को क्या दी जाएगी, आपकी इश्यूएंस के पहले। अब ड्राफ्टिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस, अब जो प्रोस्पेक्टस पे क्या, प्रोस्पेक्टस पे एक डेट होनी चाहिए, ठीक है। अब जो डेट होती है प्रोस्पेक्टस पे, वो ये कंसिडर किया जाता है कि इस डेट से जो पब्लिकेशन यानी प्रोस्पेक्टस क्या किया है, जनरल पब्लिक को क्या दिया गया। अब यहां पे फिर क्या किया जाएगा, जो प्रोस्पेक्टस है वो पब्लिक को 90 डेज के अंदर अंदर क्या कर दिया जाता है, आपका इश्यू क्या कर दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आज मैंने क्या किया, आपके सबमिट किया, ठीक है, आज के 12 तारीख को। अब आज से 90 दिन के अंदर अंदर ये जो चीज होनी चाहिए, ये जो आपके इश्यूएंस होना चाहिए, जनरल पब्लिक को ये प्रोस्पेक्टस चला जाना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर 90 डेज के बाद, अगर 90 डेज तक नहीं गया, 90 डेज के बाद गया तो वहां पे कंपनी को क्या करना पड़ता है, कंपनी को वापस से क्या शेयर क्या इश्यू करने पड़ते हैं। क्लियर हो गया, इतनी सॉरी प्रोस्पेक्टस इश्यू करना पड़ता है, इतनी चीजें क्लियर है। अब वहीं पर अगर मैं बात करूं तो अब यहाँ पे पेनाल्टी है कुछ, अगर कंपनी क्या करती है, कंपनी ने जो भी चीज प्रोस्पेक्टस इश्यूड इन कॉन्ट्रावेशन मतलब गलत चीजें इसमें है, तो वहां पे कंपनी को क्या 50,000 3 लाख का क्या फाइन पड़ेगा। और हर एक जो बंदा जो इसमें इन्वॉल्व था उसको क्या होगा, 3 साल तक की सजा, या फिर 50,000 या फिर 3 लाख, दोनों का ही क्या सजा मिले। आइदर उनको 3 साल की सजा लगेगी, या फिर 50,000 का फाइन लगेगा, या फिर दोनों ही क्या वहां पे क्या लगने का चांसेस है। क्लियर हो गया। अब यहां पे अगर मैं बात करूं कि अगर मिस स्टेटमेंट हो जाता प्रोस्पेक्टस में, कोई भी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन होती है, या फिर अगर मैं बात करूं कुछ भी गलत चीजें आती है वहां पे, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे आपके लाइबिलिटी ऑफ इन केस ऑफ मिस स्टेटमेंट, तो सिविल लाइबिलिटी और क्रिमिनल लाइबिलिटी, अब वहां पे क्या करना पड़ेगा, कंपेंसेशन पे करना पड़ेगा, या फिर जो इन्वेस्टर को लॉस हुआ वो भरना पड़ेगा। क्रिमिनल लायबिलिटी में क्या होगा, कंपनी और जो उसके ऑफिसर होंगे उनको दोनों को ही क्या दिया जाएगा, फाइन दिया जाएगा, दोनों को ही। क्लियर हो गया। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो हमारा जो चैप्टर है वो खत्म होगा। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर समझा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों शेयर करना, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पे दोस्तों।